फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हिंदी और इंग्लिश का स्पेशल होगा, क्योंकि देखिए मैथ का सेशन मैंने अलग से चालू करवा दिया है। रात को 8 बजे रोज़ केवल पियोन और क्लर्क के लिए स्पेशल मैथ का वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और जितने प्रीवियस ईयर के मैथ पूछे गए हैं सिर्फ वही एनालिसिस हो रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज हो रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन संभावना है आने की, वैसा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। जो लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वही पढ़ना है ज़्यादा, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है, पूरा कोई भी इस दुनिया का इंसान होगा वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ता है, सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी होती है, ठीक है। और ये जो पियोन का लेवल है, पियोन का लेवल आप समझ रहे हैं 9th और 10th का हिंदी लेवल और मैथ, ठीक है। अगर आप पियोन यानी चपरासी का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाएं। अभी भी समय है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। मैथ और हिंदी पर आप विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। अगर 15 इंग्लिश है, 15 इंग्लिश में से आपका 7-8 भी सही हो जाता है तो समझ लीजिए बोनस है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, जितना आप बनाएंगे उतना सही होगा, ठीक है। और कट ऑफ भी हो सकता है ज़्यादा जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। और तैयारी करें मन से, ठीक है। हवा हवाई में नहीं, हवा हवाई में कोई चीज़ करने से वो ना इधर का ना उधर का, ठीक है, कहीं का नहीं रहता है इंसान, ठीक है। तो इसलिए आप एक स्ट्रेटजी बना ले, ठीक है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम तक बने रहिए हमारे साथ, आपका ज़रूर कल्याण हो जाएगा, ठीक है, अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है। और हिंदी का जितना करवा रहे हैं उसे आप या तो समझ कर पढ़िए या रट्टा मार लीजिए, ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप वीडियो देखेगा ना तो मुझे लगता है कि याद करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कहीं भी दिन भर में रहते हो 2 से 3 बार में वीडियो देख लो, ठीक है, बस वो रामबाण काम करेगा, ठीक है। और जितना अभी करोगे ना एग्ज़ाम में, समझ लेना कि इस बात को याद कर कर रखना, जब एग्ज़ाम में दोगे ना तो ये बातें मेरी देखना कैसे याद आएगा, ठीक है। इसलिए फॉलो करो इन सब चीज़ों को और बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जेस्ट जेस्ट जेस्ट, ठीक है, जेस्ट। तो इसमें से देखना है कौन सही लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सही लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए जो है जेस्ट, जेस्ट मीन्स बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक। तो देखिए शिक्षक का क्या होगा, देखिए शिक्षक का उचित परिवाची शब्द होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुरु होगा, ठीक है, गुरु, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने सांप को लाठी डैश मारा, राम ने सांप को लाठी डैश न मारा, देखिए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए राम ने सांप को लाठी से मारा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो, जो सबके लिए प्रिय होता है उसे क्या बोलते हैं, तो सर्वप्रिय बोलते हैं यानी सबका प्रिय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सर्वप्रिय, ठीक है। उसके बाद देखिए और देखिए टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ें, ठीक है। अगर आप बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल या क्लर्क या स्टेनो किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए स्टैंड बीपीएससी टेलीग्राम है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम के पहले 10 से 15 दिन पहले आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपको सिर्फ रिवीजन कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होता है कि देखिए चारों ऑप्शन देखिए, कलेजे को पत्थर पर रखना, भारी पत्थर कलेजे पर रखना, जी करा करना, दिल बड़ा करना। देखिए कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब क्या हो गया, जी करा करना, जी करा करना का मतलब क्या हो गया, यानी किसी चीज़ को आप बर्दाश्त कर कर, ठीक है, उसे खून घोट कर रह जाते हैं, ठीक है। यानी आप कोई चीज़ आपकी है, ठीक है, फिर भी ये जानते हुए आप सपोज करो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और क्या करते हो आप, वो किसी और से बात कर रही है, ये जानते हुए, आप जानते भी हो कि वो किसी और से बात करती है, फिर भी आप उसे इग्नोर कर रहे हो, यानी अपने क्या कर रहे हो, जी करा कर रहे हो, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या बोल सकते हैं, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुने, उष्ण है, क्या है, उष्ण। देखिए उष्ण का अर्थ क्या है, उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में से इसका उचित विलोम शब्द शीत होगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गदांश आ गया, गदांश तो देगा ही,
ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सिलेबस में नहीं है दोस्त, तो ये गद्यांश का दूसरा रूप है। यहाँ पर गद्यांश तो रहेगा, लेकिन वहाँ पर पहले चूज कर पढ़ कर आंसर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देगा, खाली स्थान के रूप में देगा और ऑप्शन भी देगा, उसी में से आपको भरना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब गद्यांश आगे पढ़ना है। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। सही बात है। उसके बाद देखिए, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि किसी पहाड़ी अथवा वन रह लिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाले समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता। ठीक है, आगे देखिए। तो अब भरना ही है। देखिए, पहला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान जो फर्स्ट है उसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से भयंकर अत्याचारी शासक था तो उसके लिए भयंकर शब्द का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें जो भरा जाएगा अच्छा भरा जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में जो गद्यांश था उसमें जो रिक्त स्थान है 3 नंबर, उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए चारों ऑप्शन को देखें 9 नंबर में, तो राइट आंसर ये हो जाएगा विरोध, विरोध होगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं 10 नंबर में, इसमें से राइट आंसर दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल होगा जो गद्यांश है रिक्त स्थान वहाँ पर उपयुक्त होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कौन सा शब्द उपयुक्त होगा 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर में उपयुक्त शब्द की बात करें जो गद्यांश का रिक्त स्थान था उसमें उन्नति हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ओखली के समान सर होना, ओखली में सिर देकर उसे कूटना, ओखली को सिर पर रखना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। देखिए ओखली में सिर देने का मतलब क्या है, अब देखिए समझिए अच्छा से। ओखली में सिर देने का मतलब होता है क्या, स्वयं को परेशानी में डालना। ठीक है, इसका मतलब होता है। ठीक है, लेकिन समान अर्थ वाला अगर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है। ठीक है, देखिए 13 नंबर वाक्य के भाव अनुसार रिक्त स्थान में अगर आप देखते हैं तो ठीक है इसमें उचित शब्द का जो प्रयोग होगा, चूँकि बोल रहे हैं वो सदैव हमेशा अपने से बड़ों का आदर करता है। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपनों से कोई भी इंसान अगर अपने से बड़ा है तो उसी को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अपव्यय। ठीक है, अपव्यय। ठीक है, अपव्यय का मतलब क्या होता है, फालतू खर्च करना। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से देखिए जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से उसका इसमें क्या करना है, विलोम चुनना है। ठीक है, तो मित व्यय यानी सोच समझ कर खर्च करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। मित व्यय मिस होता है सोच समझ कर खर्च करना। ठीक है, उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। गोधूली है, गोधूली है। ठीक है, गोधूली। ठीक है, देखिए गोधूली का मतलब होता है वह बेला जब दिन ढल चुका होता है पर रात अभी नहीं हुई है। ठीक है, मतलब वैसा समय जो दिन ढल चुका होता है लेकिन अभी रात नहीं हुई है। ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उसके लिए हम क्या बोलेंगे, संध्या। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा, संध्या। ठीक है, उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है 16 नंबर में। ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का 16 नंबर में देखिए तो आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो दुर्लभ लिखा, किसी में दुर्लभ, सब तो दुर्लभ है लेकिन आपको देखना है कौन सही लिखा है। तो राइट आंसर बी जो है वो दुर्लभ सही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो दूर की सोचता हो। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो दूर की मतलब अपना क्या भविष्य देख लेता है। ठीक है, जानने से पहले देख लेता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए दूरदर्शी बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरदर्शी। ठीक है, तो देखिए इसमें से ए जो दिया है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा दूरदर्शी। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सादार होता है उसके चेहरे पर डैश होती है, क्या होती है,
सिंपल सी बात है, जो हमेशा रोता ही रहता है उसके लिए उदासी, उसके देखेंगे कि हमेशा चेहरे पर उदासी संकट छाया रहता है, ठीक है। जो दुखी रहता है, दुखी मन से रहता है, ठीक है। मान लीजिए आप हो तो आप लोगों के पास बेरोजगारी का टेंशन होगा, आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, हम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास क्या है, बेरोजगारी का टैग है, ठीक है। तो हम लोगों के चेहरे पर एक उदासी है, हम लोग पूरा हंस भी नहीं सकते हैं खुशी से और रो भी नहीं सकते हैं, इतना समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, उदासी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। अपमान, क्या है, अपमान, ठीक है। देखिए अपमान का उचित परिवाची शब्द होगा तिरस्कार, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, अपमान करना, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। संन्यास, क्या है, संन्यास। देखिए संन्यास का मतलब होता है संसार के जीवन को त्याग देना, ठीक है, साधु संत बन जाना, ठीक है। किसी किसी बच्चों को देखते होंगे जब वो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं तो अपने जीवन यापन मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को समर्पण लगा देते हैं, दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर दम संत बन जाते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं, और सही भी है, विद्यार्थी का एक कर्तव्य होता है कि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहे, बाहरी चीज़ों से दूर रहे और उसका सिर्फ फोकस होना चाहिए किस चीज़ पे, पढ़ाई पर, ठीक है, पढ़ाई पर, ठीक है। तो इस तरह देखिए संन्यास, संन्यास का विलोम क्या होगा, तो देखिए संन्यास का विलोम होगा गिरस्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उग्र, क्या है, उग्र, ठीक है। उग्र का अर्थ होता है तेज, भीषण, विकराल। क्या होता है, तेज, तेज। उग्र का मतलब क्या होता है, उग्र का मतलब होता है भीषण, विकराल या जल्दी सेंटीमेंट में कोई बात करता है, ठीक है। तो उग्र का विलोम क्या होगा, तो उग्र का विलोम क्या होगा, तो देखिए चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो शांत होगा। राइट आंसर डी जो होगा, शांत होगा उग्र का विलोम, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है, ठीक है। देखिए 22 नंबर का क्या दिया है, फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में क्या होता है, डर लगता है, ठीक है। यानी इसमें आपको ईरर पहचानना है, इंग्लिश में आप ईरर पढ़े होंगे, हिंदी में भी ईरर पहचानना होता है, ठीक है। तो देखिए त्रुटि वाला जो भाग है इतने महंगे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इतना देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा, इतने महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो त्रुटि वाला भाग जो है इतना महंगा जो है ये गलत है, इतने महंगे होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इतने महंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, महंगे होगा, महंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन न हो सके। देखिए जिसका वर्णन न हो सके उसे हम लोग सीधा भाषा में बोलते हैं कि जिसका वर्णन करना संभव ही नहीं है, यानी अवर्णनीय बोलेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 ऑप्शन में से डी दिया हुआ है राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इस तरह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ होता है कि आप किसी किसी बात पर हंगामा कर देते हैं, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बाइक चलाकर, कांस्टेबल ने आपका बाइक रोक दिया, चूँकि कांस्टेबल को तो अधिकार नहीं है बाइक रोकने का, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत वहाँ पर तो उसको परमादेश का आदेश पालन करना होता है। तो अगर वो बाइक का चाबी निकाल देगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आप जानते हो ये रूल, तो बोलोगे हेलो आप कौन होते हो, आपके पास ये अधिकार नहीं है। आप अपने एएसआई को या एसआई को सामने रह कर वो आदेश देगा तो मेरा बाइक रोकोगे। हु द हेल आर यू, स्टॉप माई कार, ऐसे बोलोगे आप, 2 लाइन इंग्लिश बोल दोगे तो वहीं पर शांत रह जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए तिल का तार बनना यानी मुहावरे का अर्थ होता है कि छोटी सी बात पर बहुत हंगामा करना, ठीक है। छोटी सी बात को कुछ लोग होते हैं बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उस सेंस में बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं। देखिए जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं। देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूछ रहा है एक शब्द चुनिए इसका जो अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है, भाव व्यक्त करता है, जहाँ जाया ना जा सके, ठीक है। तो देखिए
आगम्य हो जाएगा, क्योंकि वह स्थान जहाँ पर जाना ही संभव नहीं है, यानी आगम्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चिड़ियाघर, ठीक है लिखा है, लेकिन आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा चिड़ियाघर जो है वो क्या सही है इसमें से। ठीक है, तो देखिए सी नंबर का जो चिड़ियाघर है ये सही लिखा हुआ है, बाकी जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 30 मार खा बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए 30 मार खान मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, आपने फिल्म देखा होगा अक्षय कुमार का 30 मार खा मूवी है। ठीक है, तो वो अपने आप को उसमें क्या बहुत बलवान, 30 मार खा किसको बोलते हैं, जो शक्तिशाली होता है, सूरवीर होता है, जिसके पास पावर होता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे, यानी अपने को सूरवीर समझना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या बोल रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए सब में तो सजनता लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें से ए नंबर जब आप देखेंगे तो ये सही लिखा हुआ है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। ठीक है, देखिए जो रेखांकित भाग है इसको आपको क्या करना है, इसमें से चुनना है। क्या करना है, चुनना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए मन प्रसन्न हो गई जो है लिखा है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उचित शब्द की बात करें तो मन प्रसन्न हो गया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह राइट आंसर मन प्रसन्न हो गया जो है ये क्या है, एरर है, यानी गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करना है। ध्वज, ध्वज मीन्स क्या होता है, तो आपको पता होगा, समझ गए होंगे ध्वज मीन्स क्या होता है। देखिए ध्वज का मतलब होता है पताका। ठीक है, पताका। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 31 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, आपको क्या करना है, देशज शब्द पहचानना है। ठीक है, देखिए मुखरा जो है इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मुखरा जो है वो देशज शब्द है, देश से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में इक प्रत्यय किस में है, इक प्रत्यय किस में है। देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो वैज्ञानिक में इक दिखाई दे रहा है लास्ट में। ठीक है, निक यानी इक। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वाड्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए 33 नंबर में आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए वाक प्लस मय जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा 34 नंबर का। तो देखिए जगन्नाथ का होता है जगत प्लस नाथ, यानी डी नंबर। देखिए सब में तो वही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा से चूज करना है। जगत प्लस नाथ जो है तो में अनुस्वार होगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद घोड़ा शाह में कौन समास है, घोड़ा शाह में कौन समास है। देखिए घोड़ा शाह में अगर आप 35 नंबर को ध्यान से देखेंगे तो बी नंबर जो है ये क्या है, कर्मधारय समास में घोड़ा शाह में कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं इंग्लिश। देखिए ठीक है, देखिए इंग्लिश आपको यहाँ पर मिलेंगे और रात को 8 बजे आपको मैथ स्पेशल बिहार सिविल कोड के लिए चपरासी और क्लर्क का करना चाहते हैं तो आप स्टैंड बीपीएससी के चैनल पर रात को 8 बजे लाइव वहाँ पर क्लास चलाया जा रहा है, आप वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं जाकर आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेगा और अच्छा से एकदम सिंपल भाषा में गाँव के जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना वैसे आपको मिलेगा। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे और हाँ सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अटैक क्या दिया है, अटैक। अटैक मीन्स क्या होता है, आक्रमण। ठीक है, आक्रमण करना, किसी पर आक्रमण करना के सेंस में बोलते हैं। दिए गए विकल्प में से देखिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, विलोम, इसके विलोम करना है। ठीक है, देखिए डिफेंस बोलेंगे। ठीक है, इसके विलोम की बात करें एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा। डिफेंस मीन्स यानी प्रतिरक्षा करना। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of word given, the practice of marrying one person at a time। ठीक है, देखिए विकल्प अगर मोनोगेमी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एक विवाह प्रथा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये बोल रहा है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम। ठीक है,
यानी शादी विवाह वाला मैटर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक विवाह प्रथा, ठीक है। तो एक विवाह प्रथा को हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोगैमी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। माई मदर इज डैश राइजर, ठीक है। देखिए ये नीचे दिया है ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से आपको भरना है, ठीक है। क्या होगा, देखिए अगर सही, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, माई मदर इज राइजर, ठीक है। तो देखिए इसमें एन अर्ली का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सुबह ही किसी की मम्मी जो होती है उठ कर वो क्या करती है, जगाती है या जगती है, वो जगती है सबसे पहले और फिर अपने बच्चों को उठाती हैं। तो अर्ली है, तो अर्ली के पहले देखिए ई है यानी भवेल है, तो भवेल के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, एन, ठीक है। तो एन अर्ली हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 39, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्ली, क्या दिया हो, ग्ली, ग्ली का अर्थ होता है खुशी, ठीक है। गिली गिली बोलता है लोग ना, उसका मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सिनोनिम्स की, ठीक है। तो हैप्पीनेस राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम टू मेजर स्वर्ड्स, ठीक है। देखिए आइटम टू मेजर स्वर्ड्स का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, ठीक है। यानी इसके जैसा समान भाव कौन व्यक्त करता है, देखिए टू इंगेज इन कंपटीशन, ठीक है। टू एंगेज इन कंपटीशन, राइट आंसर बी जो है ये समान भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। आउट ऑफ ऑर्डर, क्या दिया है, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब या अव्यवस्थित, यानी जो खराब चलता हो, जो चालू नहीं होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके जैसा कौन है जो समान भाव व्यक्त करता है। नॉट इन वर्किंग कंडीशन, देखिए दिया है डी नंबर में, तो ये क्या, जो चालू नहीं होता है या समान व्यवस्था में नहीं है, ठीक है, चलने के मूड में नहीं है, सिंपल भाषा में, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आइडेंटिकल, देखिए 42 नंबर में दिया है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान या एक जैसा, ठीक है। आइडेंटिकल, ठीक है, यहीं इंडिकेट रहता तो उसका मतलब दूसरा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में पहचानना है कि इसके जैसा कौन है जो समान भाव व्यक्त करता है या एक जैसे का भाव व्यक्त करता है, ठीक है। तो आप 42 नंबर में चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सेम जो है SAME वो क्या, एक जैसा यानी समान भाव व्यक्त करता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 43, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। एबव दिया है, ठीक है। देखिए एबव मीन्स क्या होता है, के ऊपर, ठीक है, के ऊपर। दिए गए चारों ऑप्शन में से इसको देखिए, इसके विलोम क्या होगा, देखिए तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो BELOW यानी जो दिया है बिलो, बिलो मीन्स क्या होता है, के नीचे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सही स्पेलिंग वाला पहचानना है, ठीक है। फुलफिल जो दिया है, फुलफिल, देखिए फुलफिल तो सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें पहचानना है कि भाई कौन सा चारों में से फुलफिल सही होगा। तो राइट आंसर ए जो है ये फुलफिल का स्पेलिंग यहाँ पर सही है, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग ही पूछ रहा है, इसमें सही पहचानना है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में आपसे 2 पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। सही स्पेलिंग वाला बात करें, इसमें से कौन हो जाएगा, तो देखिए सही स्पेलिंग वाला बात करें, देखिए सब तो लिखा हुआ है, रिमेम्बरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 45 नंबर का चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखें तो देखिए जो सी नंबर में है ये स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन डैट विच कैन बी सीन थ्रो, डैट विच कैन बी सीन थ्रो, ठीक है, जिसकी सहायता से आप देखते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू देखते हैं आप, ठीक है। तो 46 नंबर में चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से, ठीक है, मतलब जिसके क्या आर पर देखा जा सकते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। यानी इसके जैसा कौन भाव व्यक्त करता है चारों ऑप्शन में से, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड और ए गिवन वन हु स्टडी एंटिक थिंग, ठीक है, एंटिक थिंग, ठीक है। देखिए 47 में क्या दिया है कि प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, ठीक है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है जो, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एंटिक्वारियन, ठीक है, एंटिक्वारियन, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए डी नंबर में जो दिया है वो दिया है, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर
सून आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस द CBI चीफ ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर। ठीक है, देखिए 48 नंबर में कि आपको पहचाना है त्रुटि वाला भाग। ठीक है, पूरा सेंटेंस देखिए पूरा सेंटेंस आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर्स दिया है, वहाँ पर देखिए एक तो एस लगा दिया है। ठीक है, और ऊपर से ट्रांसफ़र खाली छोड़ दिया है। ठीक है, यानी ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर नहीं होगा, ट्रांसफ़र्ड 5 ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ईडी लगाएंगे। ठीक है, यानी वर्ब का तीसरा रूप लगेगा यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट में है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो त्रुटि वाला जो भाग है वो ये डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम टू कट बोथ हिंट। टू कट बोथ हिंट। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि दोनों पहलुओं का समान अर्थ व्यक्त करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पंचायत है। ठीक है, पंचायत का मुखिया दोनों पक्षों की बात सुनता है। ठीक है, दोनों पक्षों की बात सुनेगा तभी ना वो निर्णय कर सकता है, तो उस सेंस में इसी को बोलेंगे कि दोनों पक्षों का समर्थन करना या दोनों पक्षों की बात का सुनकर निर्णय करना। ठीक है, यानी आप इसका देखिए ऑप्शन जो दिया है इसमें से कौन सा सेंटेंस होगा जो दोनों पहलुओं का समान अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए टू आर्गू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, टू आर्गू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड जो होगा ये दोनों पहलुओं को बात सुनकर समान रूप से निर्णय करना या समर्थन करना, इसका मतलब होता है बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइटम टू गेट अवे विथ। टू गेट अवे विथ का मतलब क्या होता है, देखिए टू गेट अवे विथ का मतलब होता है कि बच कर निकलना। ठीक है, आप कहीं जाते हैं अपनी, ठीक है, मान लीजिए कि आप क्लास है। ठीक है, धीरे धीरे कहीं क्लास, मान लीजिए कि बिहार सिविल को तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ स्टैंड BPSC पर। ठीक है, और आप लाइव सेशन में किसी लड़के से आपने बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उस लड़की ने क्या किया, आपसे बातें करना शुरू कर दिया, फिर आपको वो बुलाई मिलने के लिए। ठीक है, उसने आपको क्या किया, घर पर बुला लिया। ठीक है, अचानक 12 बजे रात को, और क्या कहते हैं आप उसके घर पर पहुँचते हैं। ठीक है, और फिर आप मतलब जो आगे की प्रक्रिया है आप लोग मिल रहे हो। ठीक, अचानक उसके पेरेंट्स जग जाते हैं, पिताजी, फिर आप पिछले खिड़की से निकलकर भाग जाते हो, यानी बचकर निकल जाते हो। ठीक है, तो उस सेंस में ये कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो भाग जाना या निकल जाना का अर्थ व्यक्त करता है, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये था इंग्लिश हिंदी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैथ देखते हैं। ठीक है, पियोन के लिए मैथ रामबाण है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चलिए पहला क्वेश्चन है, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तेल की खपत वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए डायरेक्ट तेल की कीमत पूछ रहा है तो कितना आप लिखेंगे 120%, खर्च हो जाए 15 तो आप 85% ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कमी या वृद्धि प्रतिशत है, इसमें एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले की सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन को, तो देखिए चारों ऑप्शन में से राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जाननी है इसमें, और ये पूछेगा भी नहीं। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए। उसके बाद देखा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है 42 नंबर, ये देखिए 2019 का सवाल है ये। यदि x सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 18, 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, लेकिन x 23 से विभाज्य है। यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखिए मैथ का मैं अलग से करवा रहा हूँ रात को 8 बजे। ठीक है, वहाँ पर आप क्लास ज्वाइन कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले 10 या 15 दिन पहले आपको नोट्स मिलेगा मैथ का और हिंदी का, वही प्रैक्टिस करना है। हिंदी मिलेगा तो उसे रट लीजिएगा और बना भी लीजिएगा, और मैथ को जो मिलेगा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब उसी टेबल से उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जो एग्ज़ाम में लगता है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो और देखिए मैं वही करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मुझे मतलब संख्या नहीं सवालों का यहाँ पर वो करना है कि बढ़ाना है स्टोर करना है, जो पढ़ना है वही करवा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हमाट बंगाट नहीं देखें, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मिलेंगे क्लासेस, वहाँ पर ऐसे लोग कुछ लोग मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पर देखिए दोस्त ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है, ऐसे तो पढ़ोगे तो फिर तो पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो लगता है कि उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसलिए मैं वही करवाऊँगा जो लगता है, विशेष फोकस करूँगा, मैं खुद बता दूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 52 नंबर में देखिए आपका दिया है 12, 15, 18, 20, 27। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल जब भी रहेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18 और क्या है 20
और 27। ठीक है, इन सब का आप एलसीएम निकालिएगा। देखिए एलसीएम निकालिएगा आप, तो एलसीएम निकालने के बाद आपका आएगा कितना, 540 आएगा। डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। एलसीएम आपका कितना आएगा, 540। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में पूछ रहे यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है x को उसके अंकों के योग में विभाजित किया जाए। तो सिंपल है यार, x के अंकों को देखिए शेष 2 बचता है, तो इसमें 540 है, तो क्या करेंगे 540 में 2 ऐड कर दीजिए, शेष 2 बच रहा है ना, तो 540 में 2 जोड़ेंगे तो 542 हो जाएगा। कितना, 542 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि x यानी कि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए। ठीक है, अंकों का योग जोड़िए कितना हो रहा है, देखिए तो अंकों का योग, कुल योग कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका टोटल x का मान कितना आ गया, 542। ठीक है, 542 आ गया। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे सभी अंकों को, तो 2 2 4 3 7 7 3 7 3 10 10 5 15 15 3 18 और 18 5 23। ठीक है, कितना हो रहा है, 23। यानी टोटल अंकों का योग कितना हो रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 23। तो देखिए 542 को 23 से भाग दीजिए, तो कटेगा नहीं, तो ये तो भाग नहीं होगा, यानी 23 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, हम x को 23 से विभाज करेंगे, यानी x का मान को बारी बारी से हम क्या रखेंगे, 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो x का फॉर्म कैसे लिखेंगे आप, x का फॉर्म लिखेंगे आप, यानी 540 + 2 और x का बारी बारी से मान रखते जाना है। ठीक है, जहाँ पर ये लग जाएगा, जहाँ पर आ जाएगा अंक 23 से कट जाए, तो वहाँ पर आप रोक देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ऐड करते करते जाएंगे। तो देखिए ऐड करेंगे, तो इसमें आप ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, यानी 11 ऐड करेंगे आप, तो आपका 23 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 52 का, तो 52 का डी हो जाएगा। ठीक है, 96 आएगा। ठीक है, यानी 96 किस फॉर्म में आएगा, तो 96 मैंने बताया कि 540 + 2 और फिर x का वैल्यू पुट करते जाना है, 2 पुट करते जाएंगे। ठीक है, x का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, x का वैल्यू 6 पुट करेंगे, ऐसे पुट करते जाना है। ठीक है, यानी 540 + 2 + 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार एक हिंट हम दे देते हैं, देख लीजिए, x बराबर 2 गुने 540 + 2 ऐसे आपको पुट करना है। ठीक है, ऐसे पुट करना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आयत फलकी बॉक्स का सतही क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 11 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग क्या होगा, ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या, देखिए दिया है प्रश्न में कि जो बॉक्स है यानी आयत जो फलकी है वो क्या बॉक्स के समान है, यानी आप लिखेंगे संपूर्ण बॉक्स का क्षेत्रफल कितना दिया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है बॉक्स अगर यानी बॉक्स आयत के फॉर्म में है तो आयत का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। हम लिख देते हैं संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। ठीक है, इस फॉर्म पर आप बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए आप जब इस फॉर्म पर बैठाएंगे, यानी संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल दिया है, यानी 240 के बराबर 2 × LB का खाली वैल्यू आप पुट करते जाइए। ठीक है, यानी देखिए LB का आप, इसका तो वैल्यू है ही नहीं, इसका मान दिया नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L + B + H स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा है कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं 2 × L + B + H बराबर √240। ठीक है, क्या होगा 240। ठीक है, तो देखिए 240 को रूट के अंदर तोड़िएगा, कितना आएगा, देखिए अगर इसे हम तोड़ेंगे, जब इसे आप तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, इसका आना चाहिए 240 को क्या कीजिए, इसको समीकरण मान लीजिए 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, क्या कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चूँकि प्रश्न देखिए बोल रहा है विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला लिखिए अब। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला यानी
11 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर, इसके विकर्ण की लंबाई इतना है, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई। देखिए बोल रहा है सही क्षेत्रफल वाले विकर्ण की लंबाई इतना, यानी दोनों इक्वल फॉर्म में है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर प्लस एल प्लस बी प्लस एच इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, यानी पहला समीकरण और दूसरे समीकरण से चलेंगे, तो यानी देखिए पहला समीकरण देख लीजिएगा जो बताया है, अभी दूसरा समीकरण है, दोनों को इक्वल कीजिए। ठीक है, और दोनों को जब इक्वल करेंगे तो एक तरफ आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक तरफ 240 और एक तरफ चर वाला मान यानी LB BH वाला इस तरह वाला। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे, चूँकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है ये सब वाला, तो रूट इधर आ जाएगा तो 121 अब प्लस 240 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा कितना, 361। 361 19 सेंटीमीटर का होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए 54 नंबर, दो ट्रेन ए और बी जो 186 मीटर और 200 मीटर लंबी है, जो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा, सेकेंड में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ट्रेन के सापेक्ष चाल यानी आप निकाल दीजिए कुल कितना हो जाएगा, 80 60 40 4 144। ठीक है, लिखेंगे ट्रेन की चाल, आप ट्रेन की चाल निकाल लीजिए, 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में आपको सेकंड में निकालना है, तो पता है कि इसे बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। जब इसे काटेंगे तो 18 बटे कितना होता है, 144 यानी 8 पंजे 40, यानी ट्रेन की सापेक्ष चाल कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि उसके बाद आपको वैल्यू देखना है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें कि ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को पार करने में दूसरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो है वो दूसरे ट्रेन की लंबाई के बराबर है। ठीक है, ट्रेन ए में जो व्यक्ति बैठा है, ठीक है, वो दूसरे ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी दूसरे ट्रेन की लंबाई के बराबर है, तो कितना दिया है, 200 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 200 में जो कितना हमारा ट्रेन का सापेक्ष चाल कितना है, 40 मीटर, 200 में 40 से भाग दे दीजिए तो 5 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए पूछ रहा है इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 4 साल पहले ए की उम्र निकालिए। लिखिए 4 साल पहले, आप लिखते चलिए भाषा, 4 साल पहले ए की उम्र कितना हो जाएगा, बराबर 5x। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 साल पहले ए की, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि दिया है ए और बी के अनुपात में, तो हम क्या मान लिए 5x। जब भी अनुपात में रहेगा 5x निकालेंगे। और बी का लिखिए 4 साल पहले बी की उम्र, बी का उम्र लिखिए तो कितना हो जाएगा, इसका 7x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में ए की उम्र अब से 4 वर्ष बाद। ठीक है, ए की उम्र कितना हो जाएगा, यानी ये 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बाद यानी जुड़ेगा ही, यानी ए का 4 वर्ष बाद का उम्र क्या हो जाएगा, 5x + 4 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए बी का उम्र आज से 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी 7x + 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है 4 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाती है, 4 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाती है, बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। ठीक है, 7:9 के। उसके बाद अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, 4 वर्ष का। अब क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद ए की उम्र, ठीक है, ए की उम्र निकालिए, 4 वर्ष बाद फिर ए की, तो क्या हो जाएगा, यानी 5x + 8। ठीक है, और फिर बी का निकालेंगे तो 7x + 8। ठीक है, 4 वर्ष बाद यानी 8 साल हो गया। उसके बाद आप प्रश्न से चलेंगे तो क्या करेंगे, 5x + 8 बटा 7x + 8 किसके बराबर हो रहा है, 7:9 के।
7/9, ठीक है। तो 7/9 हो गया। जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो एक तरफ आ जाएगा 45x, ठीक है, प्लस 72 बराबर एक तरफ आ जाएगा 49x, 7×7 = प्लस एक तरफ गुना करेंगे 7/56, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ कीजिए, ठीक है। x वाले को 49x माइनस 45x कितना बचेगा 4x, ठीक है। उसके बाद 72 में से 56 गया, कितना बचेगा 16। तो इस तरह 4 चौका 16, x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, मिटा देते हैं। उसके बाद वर्तमान में पूछ रहा है कि a की उम्र कितना है, यानी 5x + 4 अभी मैंने माना था, ठीक है। तो a का x का मान जितना है 5 × 4 यानी कितना हुआ 20। उसी तरह b का पूछेंगे उसी तरह, ठीक है। a का नहीं, पहले a का पूरी तरह निकाल लेते हैं। तो 5 × 4 + 4, ठीक है। 4 का पूछ रहा है, तो 5 का 20 यानी कितना हो जाएगा 4 24, ठीक है। कितना हो गया 24। उसके बाद b का फिर इसी तरह, यानी 7x था, तो 7 × 4 यानी 28 हो गया। फिर 7 × 4 + 4, 7 का 28 + 4 यानी 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 32 वर्ष, ठीक है। तो पूछ रहा है 12 वर्ष बाद, प्रश्न में देखिए बोल रहा है 12 वर्ष बाद a और b की आयु क्या होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, 24 + 32 में क्या कीजिए, दोनों में जोड़ दीजिए। a का कितना आया है 24 और b का 32, ठीक है। तो 24 में 12 जोड़िए तो 36 अनुपात, और 32 में 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो ये अनुपात के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 4, इसको काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 11 बार में, ठीक है। तो 9:11 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इस तरह सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए तैयारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो स्टैंड BPSC पर जाकर जुड़ जाएं और काम करें। मैथ का अलग से क्लास करना चाहते हैं तो रोज़ 8 बजे सर से क्लास कीजिए, आपको ज़बरदस्त मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा। मैथ अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्ज़ाम तक कल्याण हो जाएगा। फरवरी में एग्ज़ाम होगा, घबराना नहीं है, सिर्फ मेहनत कीजिए, डीमोटिवेट नहीं रहिए। डीमोटिवेट जो करते हैं वैसे दोस्तों से दूर रहो। लड़की के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, अगर वो 50 से कम भी लाती है तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आरक्षण है लड़कियों के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो चाहे SC कैटेगरी से हो, डजेंट मैटर, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। जितना मेहनत करना है उतना झोंक दो, उतना लगा दो दोस्त, ठीक है। खूब मेहनत करो, गर्दा उड़ा दो, ठीक है। मिलते हैं नए सेट में नए तैयारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा कर पढ़ें।